Hello friends, my name is ये योगेश रहेजा and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया। उस बजट में बाकी अनाउंसमेंट्स के साथ साथ इनकम टैक्स और जीएसटी की कुछ अमेंडमेंट्स को भी अनाउंस किया गया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड प्रपोज की गई हैं इस बजट 2023 में। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन on highlights of budget 2023 as far as amendments in relation to income tax and GST's purpose। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेटरी पॉइंट, जो अमेंडमेंट्स बजट 2023 में प्रपोज की गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अमेंडमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आईटीआर सब अपकमिंग फाइल करेंगे उसमें एप्लीकेबल होंगी। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर जो अब फाइल आप करेंगे उसमें फाइनेंस एक्ट 2022 तक के ही प्रोविजन लगेंगे। इट मींस बजट 2023 का आने वाली आईटीआर से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। इट मींस बजट 2023 में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई हैं वो सब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कमाई जाने वाली इनकम पे लगेंगी और साथ ही साथ 23-24 में जो हमें टैक्स डिडक्ट करने हैं उन पे एप्लीकेबल होंगी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर के अंदर आप ये सब अमेंडमेंट्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अब सब अपने क्लाइंट्स को बोल दीजिएगा कि ये सब अमेंडमेंट्स में जो बेनिफिट्स बताए गए हैं, ये टैक्स ज्यादा लग रहा है, वो आपका 23-24 से लगेगा, ना कि 22-23 से लगेगा। अमेंडमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। क्या टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज किया गया है? आप सब जानते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ्स के लिए ओल्ड टैक्सेशन स्कीम और न्यू टैक्सेशन स्कीम दो तरीके की स्कीम्स हैं। जहां पे न्यू टैक्सेशन स्कीम में हमें कम टैक्स रेट पे टैक्स देने के लिए बोला गया है, वहीं ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में हम देखते हैं तो रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होने के साथ साथ कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी हमें दी जाती हैं। करंट बेसिस पे जब हम ओल्ड टैक्सेशन स्कीम और न्यू टैक्सेशन स्कीम को स्टडी करते थे तो हमें यह पता लगता था कि अगर हम डिडक्शन एग्जेम्पशंस को कंसीडर नहीं करते हैं तो परसेंटेज वाइज बेनिफिट न्यू टैक्सेशन स्कीम में 75,000 रुपीज का है। तो हम चेक कर लेते थे कि क्या ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हम ले रहे हैं उससे हमारा टैक्स बेनिफिट 75,000 से ज्यादा का बनता है या कम का बनता है। अगर 75,000 से ज्यादा का बनता था 15 लाख से ज्यादा की इनकम वाले केसेस में, तो हम असेसी को बोलते थे कि आप ओल्ड टैक्सेशन स्कीम पे ही रहिए, न्यू टैक्सेशन स्कीम पे मत आइए। और जहां पे हमें लगता था कि न्यू टैक्सेशन स्कीम में असेसी को बेनिफिट हो रहा है, वहां पे हम न्यू टैक्सेशन स्कीम में असेसी को जाने के लिए बोलते थे। गवर्नमेंट ने अब न्यू टैक्सेशन स्कीम को डिफॉल्ट बना दिया है। अभी तक आप न्यू टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते थे, अब आपको ओल्ड टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना पड़ेगा। इट मींस आपकी बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि आप न्यू टैक्सेशन स्कीम ही ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में कोई भी अमेंडमेंट नहीं की है, कोई भी चेंज नहीं किया है। जितने भी चेंजेस किए हैं वो न्यू टैक्सेशन स्कीम में किए हैं। आप देखिए लास्ट के 2-3 बजट से गवर्नमेंट का कंसर्न यही है कि आप सबको वो न्यू टैक्सेशन स्कीम में शिफ्ट कर दे, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी आईटीआर के अंदर जो 80C से रिलेटेड डिडक्शंस ली गई हैं, 24 से रिलेटेड इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख तक ली गई हैं, 80D में जो मेडिकल रिलीफ ली गई है, एचआरए की जो रेंट की रिसीट्स हैं, उन्हें असेसिंग ऑफिसर चेक नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को यह चीज पता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आपको कम परसेंटेज का टैक्स लगा के आपसे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस वापसी ले ली जाएं, ताकि आप न्यू टैक्सेशन स्कीम में अपने आप को शिफ्ट कर लें। इस बजट का फोकस भी यही है कि सभी असेसिस को वो न्यू टैक्सेशन स्कीम में शिफ्ट कर लें। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो सब न्यू टैक्सेशन स्कीम में ही आएंगी। ओल्ड टैक्सेशन स्कीम से रिलेटेड सभी अमेंडमेंट्स हट जाएंगी, अब कुछ अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी। अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो सिर्फ न्यू टैक्सेशन स्कीम के टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है। जहां पहले टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता था और हर 2.5 लाख पे मेरा 5% का टैक्स रेट बढ़ता था, वहीं अब टैक्स स्लैब 3 लाख से स्टार्ट होगा और हर 3 लाख की एडिशनल इनकम पे 5% का टैक्स रेट बढ़ेगा। पहले भी मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स यहां 30% होता था 15 लाख से ऊपर, अब भी 15 लाख से ऊपर 30% ही होगा। लेकिन जो इन बिटवीन इनकम वाले असेसिस हैं उनको ये बेनिफिट है कि जहां उनको मान लीजिए उनकी इनकम 7.5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है,
तो जहां उनको 7.5 से 10 के बीच में 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, अब 6 से 7.5 का 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 7.5 से 6 से 7.5 का 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 7.5 से ऊपर पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन अब कुछ टैक्स की रियायत, कुछ टैक्स की रिलैक्सेशन आपको दी गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक तो पुराने वाले परसेंटेज ही चलेंगे, मींस कि हर 2.5 लाख की इनकम बढ़ने पे 5% का टैक्स रेट बढ़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जब आप एडवांस टैक्स पे करेंगे, या फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर जब असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल करेंगे, तो उस केस में हर 3 लाख की एडिशनल इनकम पे आपका 5% का टैक्स रेट बढ़ जाएगा। सो आप इस कंप्लीट टेबल में 22-23 और 23-24 से रिलेटेड देख सकते हैं कि टैक्स परसेंटेज में कहां चेंज होंगे। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चेंज ओल्ड टैक्सेशन स्कीम से रिलेटेड नहीं है। वहां 2.5 लाख तक छूट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट है, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में सेम चलेगा अभी भी। रेट वाइज बेनिफिट इन न्यू टैक्सेशन स्कीम विदाउट कंसिडरिंग डिडक्शन will now be maximum of 1,12,500 instead of 75,000। मींस जब पहले हम 75,000 का टैक्स बेनिफिट को डिडक्शन और एग्जेम्पशन से मैप करके देखते थे, वहां अब हमें न्यू टैक्सेशन स्कीम में आने पे 1,12,500 का बेनिफिट है। तो अब हम ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में डिडक्शन और एग्जेम्पशन पे कितना टैक्स बचता है, उसे हम मैक्सिमम 1,12,500 से कंपेयर करके देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमें न्यू टैक्सेशन स्कीम लेनी चाहिए या ओल्ड टैक्सेशन स्कीम लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला जो बिजनेस एसेसिस हैं वो ओनली वंस न्यू टैक्सेशन स्कीम में ओप्ट बैक आ सकते हैं, मतलब एक बार ही आ सकते हैं वो वापसी न्यू टैक्सेशन स्कीम में, अगर उनको न्यू टैक्सेशन स्कीम बेनिफिट वाइज लगती है, इंसेंटिवाइज लगती है, तो आप ओनली वंस आ सकते हैं ओप्ट बैक न्यू टैक्सेशन स्कीम में। लेकिन जो बिजनेस असेसिस से अदर असेसिस है, मींस अदर देन बिजनेस असेसिस, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल्स, अगर वो चाहें तो कभी भी किसी भी साल में न्यू टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं और किसी साल में ओल्ड टैक्सेशन स्कीम ले सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईयर वाइज क्या लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने आपकी पीजीवीपी इनकम कभी शो की है, उस केस में आप ओनली वन टाइम रोल बैक कर सकते हैं न्यू टैक्सेशन स्कीम पे। न्यू टैक्सेशन स्कीम में जहां आपने ये बात समझी कि टैक्स स्लैब्स को बढ़ाया गया है, वहीं साथ साथ बोला गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अब न्यू टैक्सेशन स्कीम में मिल जाएगी। पहले हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस, जो 2 लाख तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, एटीसी, एटीडी, ये सब आपको न्यू टैक्सेशन स्कीम में नहीं मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब आपको 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ कर दिया है न्यू टैक्सेशन स्कीम में भी, और साथ साथ अगर आपकी फैमिली पेंशन है तो 15,000 रुपीज तक की डिडक्शन आप उस केस में भी ले सकते हैं। इट मींस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देंगे, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं है, मैक्सिमम बेनिफिट न्यू टैक्सेशन स्कीम में 1,12,500 का है, पीजीबीपी का पर्सन ओनली वन टाइम रोल बैक कर सकता है, और 50,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको यहां पे मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारा आता है रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आप देखेंगे, अब तक आपके पास सरचार्ज कैसे लगता था, अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता था। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज लगता था, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% का सरचार्ज लगता था, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, एंड 5 करोड़ से ज्यादा पे 37% का सरचार्ज भी देना पड़ता था, जैसा कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, एचएनआईज को देना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस सरचार्ज को घटा दिया गया है और बोला गया है जो मैक्सिमम सरचार्ज होगा न्यू टैक्सेशन स्कीम में वो 25% तक होगा। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि न्यू टैक्सेशन स्कीम में जिन असेसिस की टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, भले ही 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से कम है, उन पे मैक्सिमम सरचार्ज 25% का लगेगा। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्सेशन स्कीम की बात करते हैं तो उस स्कीम के अंदर आपको सरचार्ज 37% देना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा की है। इट मींस 5 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम अगर ओल्ड स्कीम में है तो 37% का सरचार्ज, और न्यू टैक्सेशन स्कीम में है तो मैक्सिमम 25% का सरचार्ज आप पे एप्लीकेबल होगा। सो एज फार एज सरचार्ज इज कंसर्न, फिर दोबारा से आप देखिएगा न्यू टैक्सेशन स्कीम ही आपके लिए बेनिफिशियल है।
अदर रेट्स अमेंडमेंट्स, अदर रेट्स अमेंडमेंट, रेट्स में और क्या क्या चेंज किए गए हैं। सबसे पहले सेकंड देखते हैं 87A। सेक्शन 87A एक रिबेट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में उन इंडिविजुअल्स को जो 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम ही अर्न करते हैं। मींस कि जिन असेसिस की 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है उन्हें 100% टैक्स की रिबेट दी जाती है, जिसे कि हम आसान भाषा में यह भी बोलते हैं कि अभी तक 5 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था। हाँ, जैसे आपकी इनकम 5,01,000 हो जाती है, आप दोबारा से 2.5 लाख की टैक्सेशन स्लैब पे पहुंच जाते थे। मीन्स अगर आपकी इनकम 4,90,000 है, 4,99,000 है, 4,50,000 है, आप पे कोई टैक्स नहीं लगता था। द मोमेंट योर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 5 लाख, लेट्स से 5,01,000, 6 लाख, 7 लाख, उस केस में आप अपनी इनकम कंप्यूट करते थे, टैक्स कंप्यूट करते थे कंसीडरिंग अ टैक्स स्लैब ऑफ 2.5 लाख। उसके बाद आप 2.5 लाख से टैक्स लगाना स्टार्ट हो जाते थे। गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में सेक्शन 87A में कोई चेंज नहीं किया है। न्यू टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए बोल दिया गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख रुपीस तक है, उस केस में आपको 100% टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। मींस अभी हमने बात की थी कि न्यू टैक्सेशन स्कीम में 23-24 से 3 लाख तक की टोटल इनकम पर नील टैक्स है, 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स है। तो सपोज कीजिए किसी असेसी की टोटल इनकम 7 लाख रुपए की है, सो न्यू स्लैब्स के हिसाब से उसे 3 से 6 लाख यानी कि 3 लाख पे 5% टैक्स 15,000 पे देना पड़ेगा, और नेक्स्ट 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। इट मींस उसे 25,000 पे टैक्स अभी तक देना पड़ता था न्यू टैक्सेशन स्कीम में, अगर 87A की अमेंडमेंट ना की जाती तो। 87A की अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने बोला कि न्यू टैक्सेशन स्कीम में अगर किसी असेसी की टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है, उस केस में उसे 100% टैक्स पेबल यानी कि 25,000 रुपीस की रिबेट मिल जाएगी और उसे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट मींस अगर आपकी 7 लाख रुपए की इनकम है तो क्या आपको 100% ही न्यू टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लेनी चाहिए? द आंसर इज यस। अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की ही इनकम है, टोटल इनकम है, आप कोई डिडक्शन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऐसे केस के अंदर आप न्यू टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लीजिए, आपका काम खत्म है। मान लीजिए किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम है 6 लाख रुपए की, 6.5 लाख रुपए की, यानी कि उसका पैकेज 50,000 60,000 रुपए महीने का है। सो अगर उसकी इनकम मान लीजिए सैलरी में 7.5 लाख रुपए की बनती है, सो 50,000 रुपीज की उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और 7 लाख रुपए पे उसकी 100% इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, उसे कुछ भी टैक्स नहीं देना है अगर वो न्यू टैक्सेशन स्कीम में आता है। तो हमने पहले बात की है, अब आपकी न्यू टैक्सेशन स्कीम ही बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन स्कीम होगी, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। क्या सभी केसेस में 7 लाख के बेस पे न्यू टैक्सेशन स्कीम लेना बेनिफिट वाला होगा? नहीं। आप हमेशा से सुनते आए होंगे अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप 80C की रिबेट ले लेते हैं, 80D की रिबेट ले लेते हैं, होम लोन की रिबेट ले लेते हैं, HRA की रिबेट ले लेते हैं। सो ऐसे केसेस जहां पे आपको डिडक्शन ज्यादा मिल सकती है, आपकी इनकम 10 लाख है, 12 लाख है, ऐसे केसेस में आप पे 7 लाख नहीं चलेगा, क्योंकि आप उस 10 लाख में से कुछ माइनस नहीं कर पाएंगे। सो उन केसेस के अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उन केसेस में आप अपनी इनकम को अगर 5 लाख से नीचे ले जाते हैं, 7 लाख से नीचे नहीं, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम में अभी भी 87 है, 5 लाख तक वालों को मिलेगा। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख है, 9 लाख है, अगर आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, होम लोन के जरिए 5 लाख से नीचे लेके आते हैं, ऐसे केस में आप टैक्स फ्री हो जाएंगे, आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्सेशन स्कीम में अगर 7 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है, जैसे ही आपकी इनकम 7,01,000 रुपए की होगी, 7,20,000 रुपए की होगी, उस केस में फिर आपको 3 लाख से चलना पड़ेगा कि 3 लाख तक 0 टैक्स, 3 से 6 लाख तक फिर आगे टैक्स 5%, 10%, 5% टैक्स आपका बढ़ता जाएगा। सो 87A की रिबेट में जो 7 लाख रुपए की लिमिट की गई है, आप जहां भी जाके अभी देखेंगे हर कोई यही डिस्कशन कर रहा है कि 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है। लेकिन आपको यह समझना है कि वो 7 लाख तक टैक्स फ्री किन केसेस के लिए हुआ है और कौन सी स्कीम में हुआ है। सेक्शन 115BAE एक इंसर्ट किया गया, आपको याद होगा एक सेक्शन 115BAB होता है कंपनीज के लिए, जहां पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग 31 मार्च 2024 से पहले पहले स्टार्ट करती हैं,
ऐसे केसेस में वो चाहे तो 15% की टैक्स स्कीम ऑप्ट कर सकती हैं। उस केस में 10% का सरचार्ज मैंडेटरी बेसिस पे लगता है और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। इट मींस उन न्यूली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 17.16% का ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। ये प्रोविजन कंपनीज के लिए पहले से था 115 बीएबी में। अब इसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड कर दिया गया है और बोला गया है सेक्शन 115 बीएई न्यू इंसर्ट किया जाता है, जिससे कि न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी होंगी और जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में इनकॉर्पोरेट होंगी, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगी हुई हैं तो वो चाहे तो 15% की टैक्सेशन स्कीम एट पार विद कॉर्पोरेट्स ले सकती हैं, ऑप्ट कर सकती हैं। टैक्स रेट्स में सिर्फ यही अमेंडमेंट्स हैं, कोई कंपनी से रिलेटेड टैक्स रेट कुछ चेंज नहीं किए गए हैं। फॉर्म से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड कोई टैक्स रेट में चेंज नहीं किया गया है। बिल्कुल जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं 22-23 के लिए टैक्स रेट्स, वही टैक्स रेट्स आपको 23-24 में अप्लाई करने हैं। सैलरी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, अगर सैलरी से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करते हैं सो सेक्शन 17 आपको याद होगा, जैसे ही हम हाउस रेंट अलाउंस देते हैं ऐसे ही इंप्लॉयर रेंट फ्री अकोमोडेशन भी अपने इंप्लॉइज को प्रोवाइड करता है। सो उस केस के अंदर हम कंप्यूट करते हैं 15% ऑफ सैलरी पॉपुलेशन के हिसाब से, जहां पे वो पर्सन रिजाइड करता है 15% ऑफ सैलरी, और उसमें से फिर लेस करते हैं कि कितना अमाउंट हम अपने इंप्लॉय से रिकवर कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट पहले वाला जो फॉर्मूला था उसको चेंज करेगी और चेंज करके न्यू फॉर्मूला रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि आप रेंट फ्री अकोमोडेशन पे परक्विजिट्स की वैल्यू कैसे निकाल के लाएंगे। सो परक्विजिट्स की वैल्यू निकालने के लिए न्यू फॉर्मूला बताया जाएगा। पीजीबीपी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की हम बात करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 43B। सेक्शन 43B बताता है कि कुछ एक्सपेंसेस हमें पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं, जैसे कि हम बोनस की जब पेमेंट कर देते हैं उसका बेनिफिट हमें तब मिलता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट टू शेड्यूल्ड बैंक्स, टैक्सेस, इन सब का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम इसकी एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं। मींस कि भले ही हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं लेकिन हमें इन सब एक्सपेंसेस कहीं अलाउंस इनकम टैक्स एक्ट में तभी होगी जब हम इन्हें कैश में पे कर देंगे, कैश में या बैंकिंग चैनल से। मींस एक्चुअल पेमेंट जब हम इसकी कर देंगे तो हमें ये वाला खर्चा अलाउड हो जाएगा। आपको याद होगा जीएसटी लॉ के अंदर बोला गया है कि आप अगर वेंडर्स को, अपने वेंडर्स को 180 डेज में पेमेंट नहीं देते हैं, सो ऐसे केस के अंदर जो जीएसटी का आईटीसी आपने लिया है आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा और आपको वो तब मिलेगा जब आप अपने वेंडर्स को पेमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट चाहती है एमएसएमईज को पेमेंट टाइमली बेसिस में मिले। अब देखेंगे अगर एमएसएमई एक्ट में तो बोला गया है कि एमएसएमईज एग्रीड डेज या 45 डेज विच एवर इज लोअर के बेस पे उन्हें पेमेंट मिल जानी चाहिए। इट मींस एमएसएमई लॉ में मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 डेज का प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है विच इज रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25% एमएसएमईज को जब आप पेमेंट देते हैं। कंपनीज एक्ट में भी आपको याद होगा कि आपको हाफ ईयरली बेसिस पे एमएसएमई फॉर्म 1 देना होता है, जिसमें आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स बताने होते हैं कि एमएसएमई से रिलेटेड कितने अमाउंट आपके पास आउटस्टैंडिंग है। इनकम टैक्स एक्ट में भी एक प्रोविजन लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और जिसमें बोला गया है अगर आप एमएसएमईज को एमएसएमई लॉ के हिसाब से टाइमली पेमेंट दे देते हैं उस केस में तो वो एक्सपेंस जो एमएसएमई ने एज अ वेंडर आपको दिया है वो एक्सपेंस आपको एक्रूअल बेसिस पे अलाउड हो जाएगा। अगर आप एमएसएमई लॉ के हिसाब से पेमेंट नहीं दे पाते हैं और डिले पेमेंट देते हैं तो जब आप एमएसएमई को उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट दे देंगे वो खर्चा आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। यानी कि जैसे हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं कि हमें एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, वैसे ही एमएसएमई वेंडर्स के जो इनवॉइसेस हैं अगर उसकी पेमेंट में टाइम पीरियड में, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं कर पाता हूं सो ऐसे केस के अंदर मुझे वो एक्सपेंस तभी अलाउड होगा जब मैं उस एमएसएमई की पेमेंट कर दूंगा। सो पेमेंट बेसिस पे एमएसएमई का एक्सपेंस अलाउड होगा। सेक्शन 80 IAC, आपको पता है स्टार्टअप्स के लिए एक एग्जेम्पशन का सेक्शन है, डिडक्शन का सेक्शन है, सेक्शन 80 IAC, जिस सेक्शन में ये बोला गया है कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट किया जाएगा आउट ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स। जो इनकॉर्पोरेशन के बाद टोटल 10 ईयर्स हैं उनमें से कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स कोई स्टार्टअप अगर ऑप्ट करता है
तो उसे उन 3 सालों के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर हम सेट ऑफ लॉसेस देखते हैं तो वो सेट ऑफ लॉसेस का प्रोविजन बोलता है कि एक स्टार्टअप 7 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। सो इस पॉइंट को दोनों को सिंप्लीफाई किया गया और बोला गया जैसे आप 10 साल के अंदर में से कोई 3 साल चुन के अपने प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं, वैसे ही आपको लॉसेस की अलाउंस भी 10 साल के अंदर मिल जाएगी 7 साल के बजाय। इट मींस अब लॉसेस का पीरियड स्टार्टअप्स के लिए 10 साल कर दिया गया है। द टाइम पीरियड फॉर सेट ऑफ लॉसेस फॉर स्टार्टअप्स increased from 7 years to 10 years. Also, the eligibility incorporation date for 80 IAC is being increased from 31st March 23 to 24. अब जितने भी स्टार्टअप्स 31 मार्च 2024 तक भी इनकॉर्पोरेट होंगे, उन्हें भी सेक्शन 80 IAC का बेनिफिट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, सेक्शन 44 AD। सेक्शन 44 AD में बोला गया है इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP, अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो वो चाहें तो वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बजाय विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट के अपने टर्नओवर का 6% अगर वो बैंकिंग चैनल से पेमेंट आई है और 8% अगर वो नॉन बैंकिंग चैनल से पेमेंट रिसीव हुई है, उतनी इनकम को डीम्ड करके अपना टैक्स दे सकते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर है 50 लाख रुपीस की और कंप्लीट टर्नओवर कैश में है, सो 50 लाख की टर्नओवर पे 8% यानी कि आप अपनी 4 लाख इनकम मान लीजिए और 4 लाख के हिसाब से टैक्स दे दीजिए। इट मींस अगर मैं 87A की रिबेट लगाऊंगा तो मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं कि मैंने अपना एक्सपेंस कहां किया कहां नहीं किया। मुझे अपना प्रॉफिट जीपी रेशो देखने की जरूरत भी नहीं है। मुझे सीधा सीधा 6% और 8% को मेरा डीम्ड प्रॉफिट मान लिया जाएगा और मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने 92% का एक्चुअल एक्सपेंस या 94% का एक्चुअल एक्सपेंस किया या नहीं किया। गवर्नमेंट ने, आप अगर लास्ट ईयर्स में देखें तो गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप 2 करोड़ की लिमिट लेते हैं, ऐसे केस के अंदर आपकी कैश की ट्रांजैक्शंस कितनी भी हो सकती हैं टोटल सेल की, लेकिन एक इंक्रीज लिमिट भी प्रोवाइड की गई थी जो कि थी 10 करोड़ रुपए की। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF या फर्म जो एलिजिबल बिजनेस में लगे हुए हैं, अगर उनकी टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं कराना। अगर उनकी कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट के 5% के नीचे है, इट मींस आप अगर ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग चैनल से अपनी पेमेंट लेते हैं, उस केस के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट की जरूरत नहीं है। इवन आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक ही क्यों नहीं है, मींस की कम कैश वाले असेसिस के लिए तो 10 करोड़ तक की लिमिट थी और 5% से ज्यादा कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले असेसिस के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी। उसमें हम कैश रिसीट और कैश पेमेंट दोनों केसेस देखते थे। इस बजट के अंदर 44 AD की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया, केवल ओनली उन असेसिस के लिए जो कैश में 5% तक का ही रिसीव करते हैं। इट मींस पेमेंट अगर आप कैश में ही 5% रिसीव करते हैं और कैश में ही 5% तक पेमेंट देते हैं, उस केस में तो आप 10 करोड़ की लिमिट ले लीजिए। अगर आपकी कैश पेमेंट्स 5% से ज्यादा हैं लेकिन आपकी कैश रिसीट्स 5% तक ही हैं, ऐसे केस में आप 3 करोड़ तक वाली एक्सटेंडेड टर्नओवर लिमिट ले सकते हैं। अगर आपकी कैश पेमेंट और कैश रिसीट दोनों 5% से ज्यादा हैं तो उस केस में आपको 2 करोड़ की लिमिट लेनी पड़ेगी। इट मींस 2 करोड़ की लिमिट जो 5% से ज्यादा कैश की लेन देन करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट। 3 करोड़ की लिमिट उन असेसिस के लिए जो पेमेंट तो भले ही 5% से ज्यादा कैश में करते हैं लेकिन रिसीप्ट सिर्फ 5% तक ही करते हैं। और 10 करोड़ तक की लिमिट उनके लिए जो पेमेंट एज वेल एज रिसीट्स दोनों 5% तक ही करते हैं कैश चैनल से। सो 3 करोड़ की लिमिट उन्हीं के लिए है जिनकी रिसीट्स ओनली 5% तक हैं कैश में। 44 ADA सेक्शन आपको पता होगा, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि एलिजिबल बिजनेस के लिए हम 44 AD की बात करते हैं, ऐसे ही एलिजिबल प्रोफेशनल्स यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो 44 AA में प्रोफेशनल बताए गए हैं, उनके लिए 44 ADA में 50 लाख रुपीस तक की लिमिट है। अगर उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस तक है तो जैसे बिजनेसेस 6% और 8% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाते थे, यहां पे हमें 50% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ता है। यानी कि जिसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है वो चाहे तो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, बिना टैक्स ऑडिट कराए वो 50% डीम्ड इनकम मान के अपना टैक्स पे कर सकता है।
गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा के 75 लाख किया उन असेसिस के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोफेशनल 5% से कम रिसीव करते हैं कैश में। इट मींस अगर आपके पास 2-3 अच्छे क्लाइंट्स हैं और आप सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपको 5 से 6 लाख रुपए महीने की आपकी बिलिंग होती है और आपको बैंकिंग चैनल से ही पैसा मिलता है, ऐसे केस के अंदर आपको खर्चों के हिसाब किताब मेंटेन नहीं करने हैं, आपको अपनी ऑडिट नहीं करानी है। आप सिंपली बेसिस पे अपनी 50% इनकम डीम करके अपना टैक्स दे सकते हैं। ईदर यू कैन ऑप्ट न्यू स्कीम और यू कैन ऑप्ट ओल्ड स्कीम। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल की 14 लाख रुपीस की, या आप मान लीजिए 1 लाख पर मंथ की ग्रोस रिसीट्स है, 1 लाख पर मंथ की उसकी बिलिंग है, तो उसकी टोटल साल में बिलिंग हुई 12 लाख रुपए की। 50% की उसको फ्लैट रिबेट मिलेगी। इट मींस उसकी इनकम मानी जाएगी 6 लाख रुपए की। अब 6 लाख रुपए की इनकम में अगर वो न्यू टैक्सेशन स्कीम लेता है तो 87A के न्यू प्रोविजंस के हिसाब से उसे कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इट मींस अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की 14 लाख रुपीस तक की ग्रॉस रिसीट है तो वो 50% की फ्लैट डिडक्शन लेके अपनी इनकम 7 लाख दिखा के और 87A की न्यू टैक्सेशन स्कीम की जो नई रिबेट इस बजट के अंदर आई है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपने टैक्स को वो नील कर सकता है। आप अपने क्लाइंट्स के केस में देख सकते हैं कहां कहां पे इसका बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 142 पीजीबीपी में लाया गया। सेक्शन 142 अभी तक हमें बोलता था जो हमें क्वेश्चन या असेसिंग ऑफिसर देता है नोटिस के साथ, 143(2) के नोटिस के साथ, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे प्रोवाइड करने हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं जितने असेसिस हैं वो इन्वेंटरी के अंदर ही एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे करते हैं। तो बोला गया कि अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि उसे इन्वेंटरी की अलग से ऑडिट करानी है फ्रॉम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यहां पे कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं है, अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसको इन्वेंटरी की एक सेपरेट ऑडिट करानी है इंक्वायरी करते वक्त, मतलब 142 का नोटिस देते वक्त, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉमिनेट कर सकता है और साथ साथ वहां पे बोल सकता है कि इन्वेंटरी की वैल्यूएशन दोबारा से करा के दो, ताकि मैं ये एश्योर हो पाऊं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की है वो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है और इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स आप खुद नहीं अपॉइंट कर सकते। जैसे स्पेशल ऑडिट की हम बात करते हैं तो उस केस में ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉमिनेट होते हैं सीबीडीटी के द्वारा, ऐसे ही ये कॉस्ट अकाउंटेंट भी सीबीडीटी के ऑफिशियल्स ही नॉमिनेट करेंगे, वही हमारी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करेंगे। सून आप देखेंगे इन कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंपेनलमेंट होगा और उस बेसिस पे वो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कर पाएंगे। टीडीएस के प्रोविजंस में क्या चेंज है? सेक्शन 193 में बताता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट दिया जाता है तो 10% का टीडीएस कटता है। मींस कि कोई भी सिक्योरिटी है, अगर किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट पे किया गया है, किसी भी डिबेंचर बॉन्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट पे किया गया है, तो उस केस के अंदर 10% का टीडीएस काट के कंपनी ने देना है पेई को। लेकिन लिस्टेड डिबेंचर्स अभी तक एग्जेम्पशन के अंदर कवर थे। गवर्नमेंट को लगता है लिस्टेड डिबेंचर्स क्योंकि एग्जेम्पशन में कवर है तो लिस्टेड कंपनी इवन इंटरेस्ट अपने डिबेंचर्स पे देती भी हैं तो भी असेसिस या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे अपनी आईटीआर में लेना भूल जाते हैं। तो जैसे ही इस पे टीडीएस का प्रोविजन लेके आया जाएगा, आपकी 26 ईयर्स में वो अमाउंट दिखेगा, आपके एआईएस में वो अमाउंट दिखेगा और वहां से गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आपने डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट कमाया है। उस बेसिस पे आपसे टीडीएस काट के ये पता लग जाएगा कि आप आईटीआर के अंदर अपनी इनकम को एप्रोप्रिएटली दिखाएंगे। सेक्शन 194B 194BB, अभी तक हम बात करते हैं जब किसी विनिंग की, अगर हम किसी गेम में कुछ विनिंग करते हैं या फिर हॉर्स रेस में कुछ विनिंग करते हैं तो उस केस में हमें 30% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपीज की। 10,000 रुपीज की थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक इंडस्ट्री ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यूज कर रही थी। सो गवर्नमेंट ने इस बजट में बोला कि जो 10,000 रुपीज की हमने थ्रेशोल्ड लिमिट बताई है वो एग्रीगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इट मींस अगर विनिंग 1 में आपने 5,000 रुपीज जीते हैं, अगर विनिंग 2 में आपने 6,000 रुपीज जीते हैं, तो ऐसा केस ये नहीं है कि दोनों ही ट्रांजेक्शन 10,000 से कम किया तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। इस केस में द मोमेंट इट विल इंक्रीज टू 10,000, जैसे आपका इस केस में 11,000 हो गया, उस केस में आपको 30% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन गेमिंग में भी यही सेक्शन लगता था पहले, तो गवर्नमेंट अब ऑनलाइन गेम्स के लिए अलग सेक्शन लेके आई है। अगर आप देखेंगे 823 रमी, अगर आप देखेंगे ड्रीम 11,
तो ये सब विनिंग्स क्रेडिट करते हैं गेमर के अकाउंट में, जो गेम खेलता है उसके अकाउंट में। गवर्नमेंट एक नया प्रोविजन लेके आई है टीडीएस का, सेक्शन 194 बीए, जिसमें बोला गया कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगेगी। इस केस में जब भी एक यूजर अपने अकाउंट से मनी को, विनिंग को विड्रॉ करेगा, या फिर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितनी भी विनिंग उसके अकाउंट में एक्यूमुलेट हुई है, इट मींस चाहे वो विड्रॉ करे या ना करे, द मोमेंट ही विड्रॉज, और अगर वो विड्रॉ नहीं करता है तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसके अकाउंट में विनिंग्स को देखा जाएगा, और उस बेसिस पे विदाउट गिविंग एनी 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट 30% का टीडीएस काट के उसे पेमेंट दी जाएगी, और वो अपनी आईटीआर में उसे शो कर देगा। सो सेक्शन 194 बीए ओनली ऑनलाइन गेम्स के लिए लाया गया है। सेक्शन 206C टीसीएस की बात करता है। अगर हम टूर ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो अभी तक बोला गया था कि अगर कोई भी रेमिटेंस 7 लाख रुपए से ज्यादा की जाती है तो ऐसे केस में 5% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा टूर ऑपरेटर को। अब गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत लोग ओवरसीज टूर ले रहे हैं, वीजास वगैरह ले रहे हैं घूमने के लिए भी, सो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई इस बजट में कि जितने भी एजुकेशनल टूर्स हैं आपके, जितने भी आपके मेडिकल टूर्स हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए, उस केस में तो 5% का टीसीएस पहले कलेक्ट होता था, जहां पे अमाउंट 7 लाख से ज्यादा का होता था। अब भी सेम अमाउंट होगा, मींस जब आपकी टोटल रेमिटेंस 7 लाख से ज्यादा की होगी तो उस केस में आप पे 5% का टीसीएस एप्लीकेबल होता था, टीसीएस कलेक्ट होता था। अब भी उसी सिस्टम से ही कलेक्ट होगा। लेकिन जितने भी ओवरसीज टूर पैकेज दिए जाते हैं एक्सक्लूडिंग एजुकेशनल एंड मेडिकल पैकेजेस, उस केस के अंदर अब 5% टीसीएस कलेक्शन की जगह 20% का टीसीएस कलेक्शन होगा। इट मींस जो लोग भी अब घूमने जाते हैं और ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं किसी टूर ऑपरेटर से, ऐसे केस में आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 20% का, 5% का नहीं। आप कहेंगे हम तो 3 लाख रुपए का टूर लिया, हमने तो 2 लाख रुपए का टूर लिया, तो ऐसे केस के अंदर हम बच जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस बजट में ओवरसीज टूर पैकेज से रिलेटेड जो पहले 7 लाख रुपए की लिमिट थी उसे भी हटा दिया है। इट मींस चाहे आप 1 लाख रुपए रेमिट करते हैं या 2 लाख रुपए रेमिट करते हैं, अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज किसी टूर ऑपरेटर से लेते हैं तो जितने भी आप रेमिटेंस करेंगे उससे रिलेटेड आपका 20% का टीसीएस कलेक्ट कर दिया जाएगा। मींस कोई भी 5% का टैक्स रेट नहीं है, साथ साथ कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख की नहीं एप्लीकेबल होगी। एजुकेशन और मेडिकल के अंदर 7 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 206AA, जब भी आप प्रोविडेंट फंड से पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो आपको पता है सेक्शन 192A में आप पे 10% का टीडीएस लगता है। लेकिन जब आप अपना पैन नहीं देते हैं, पीएफ विड्रॉ करते वक्त अपना पैन नहीं देते हैं, तो उस केस में आप पे मैक्सिमम रेट यानी कि 30% से अब टैक्स आपको देना पड़ता था। सो गवर्नमेंट को था कि नो पैन केसेस में पीएफ पे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट का प्रोविजन लाया हुआ था। सो गवर्नमेंट ने इसे करेक्ट किया और बोला जो 20% का रेट बाकी केसेस में लगता है नो पैन केसेस में, अब पीएफ विड्रॉल के अंदर भी सेम केस लगेगा। मींस अगर पीएफ विड्रॉ करते वक्त जिसका पीएफ है उसके पास अगर पैन नहीं है तो उस केस में 30% की जगह 20% का टीडीएस काटा जाएगा। सेक्शन 155 बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आपने बजट स्पीच में सुनी भी नहीं होगी, लेकिन मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल और फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट है। सेक्शन 155 अभी तक हमें यह बोलता है कि जिस साल में आप अपनी इनकम पे टैक्स देंगे टीडीएस का क्रेडिट सिर्फ आप उसी साल में ले सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एसएससीज को एक्रूअल बेसिस पे वो अपनी इनकम शो करते हैं, लेकिन क्लाइंट उनका कैश बेसिस पे टीडीएस काट देता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो मैक्सिमम कैश बेसिस पे टीडीएस काटते हैं। सो ऐसे केसेस में उन्हें टीडीएस क्लेम करने में दिक्कत आती थी। सो गवर्नमेंट ने अब बोला है कि अगर आप किसी इनकम पे टैक्स ऑफर कर चुके हैं लेकिन उसका टीडीएस सामने वाली पार्टी ने बाद में शो किया है, सो अब 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को और उनको ये बोल सकते हैं कि ये टीडीएस का क्रेडिट मुझे दिया जाए क्योंकि मैं इसकी इनकम ऑलरेडी ही टैक्सेबल कर चुका हूं पिछले सालों के अंदर। असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन करके आपको उस टीडीएस का बेनिफिट देगा। इट मींस चाहे अब आपकी इनकम पहले टैक्सेबल हो रही है लेकिन टीडीएस बाद में रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2 साल के अंदर अंदर आप उस टीडीएस का बेनिफिट ले सकते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन लगा के।
कैपिटल गेन रिलेटेड अमेंडमेंट्स। देखिए एक मार्केट लिंक डिवेंचर्स होते हैं, जिस केस के अंदर वो होते तो डिवेंचर्स हैं लेकिन वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं। मींस कि आपको जो बेनिफिट उन डिवेंचर्स के अंदर दिया जाता है वो मार्केट बेस्ड दिया जाता है, ना कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बेस्ड दिया जाता है। ऐसे केस के अंदर उनमें प्राइस में मूवमेंट ज्यादा होती है। अभी तक उन मार्केट लिंक डिवेंचर्स पे 10% का टैक्स रेट लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ठीक किया और गवर्नमेंट ने अब बोला कि मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट से लगेगा, ना कि आप कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले पाएंगे। सो सेक्शन 50AA इंसर्ट किया गया। सेक्शन 24 मींस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सेक्शन 55 आप सबको पता है बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट की डिडक्शन मैं ले सकता हूं सेक्शन 24 के हिसाब से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ असेसीज इंटरेस्ट जो बोरोड कैपिटल पे करते हैं उसकी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में तो ले ही रहे हैं, साथ साथ उसे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी ऐड कर रहे हैं व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट ने देखा एक टाइप की पेमेंट पे दो तरीके का बेनिफिट लिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप ओनली 24 का ही बेनिफिट ले पाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऐड नहीं कर पाएंगे। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स टेकन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट will be allowed under income from house property and will not be allowed in capital gains as cost of acquisition or improvement। तो आपको दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है कोई भी एक बेनिफिट मिलेगा, आपको उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही लेके जाना पड़ेगा। सेक्शन 55 आपको याद होगा एक केस लो था गुडविल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का बीसी श्रीनिवासा सेठी का। उस केस में बोला गया था प्रोफेशनल की गुडविल तो इनडिटर्मिनेट होती है, इसलिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं निकल सकता, तो कुछ कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बाकी केसेस इनटेंजिबल एसेट के जहां जहां हमने कुछ पेमेंट की होती है तो उस केस में गवर्नमेंट हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाउ कर देती है। डेप्रिसिएशन तो गुडविल पे गवर्नमेंट अब रोक ही चुकी है। सो गवर्नमेंट ने अब इस सेक्शन में बोला कि कोई भी इनटेंजिबल एसेट या सिमिलर टाइप की एसेट अगर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप नहीं निकाल पा रहे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी डिटरमिन नहीं कर पा रहे आप, सो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। इट मींस जितनी भी इनटेंजिबल एसेट जिसमें आपने किसी को कुछ भी पे नहीं किया लेकिन वो आपने सेल्फ जनरेटेड खुद मैन्युफैक्चर की है, ऐसे केस के अंदर उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ली जाएगी। और जब भी आप उस इंटेंजिबल एसेट को ट्रांसफर करेंगे सो 100% कंसीडरेशन विल बी योर कैपिटल गेन और आपको कुछ भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में सिर्फ एक एग्जेम्पशन आई है, आपको पता है सेक्शन 5627B हमें बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, अगर वो शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा भाव पे इशू किए जाते हैं तो ऐसे केस के अंदर जितने ज्यादा भाव पे वो शेयर इशू किए गए हैं उतनी उनकी इनकम बन जाएगी और उसे उन पे टैक्स देना पड़ेगा, उस कंपनी को उस पे टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक के सेक्शन में लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी अगर किसी रेजिडेंट से शेयर इशुएंस की रिसीट लेती है और वो अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा लेती है तो कंपनीज के अंदर कुछ केसेस उनको मिले जहां पे कंपनीज नॉन रेजिडेंट से पैसे ले रही थी शेयर्स के लेकिन फेयर वैल्यू से ज्यादा ले रही थी। असेसी कंटेस्ट कर रहे थे कि ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट से पैसे लेने पे कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, नॉन रेजिडेंट से हम चाहे फेयर वैल्यू लें चाहे फेयर वैल्यू से ज्यादा लें, आपको तो प्रोसीड लाके दे रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बोला फेयर वैल्यू से ज्यादा पे अगर आप शेयर इशू कर रहे हो इट मींस आप अपना ब्लैक टू व्हाइट कर रहे हो। ऐसे केसेस चाहे रेजिडेंट के हो या नॉन रेजिडेंट को हो दोनों ही केसेस में टैक्सेबल किए जाएंगे। सो सेक्शन 5627B हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू सच कंपनीज आल्सो where the share issuance money is received from a non-resident. Currently the same applies when the shares are issued to resident. तो इस केस में अब नॉन रेजिडेंट से अगर आप कुछ प्रोसीड्स लेती है कोई कंपनी अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स इशू करती है सो वो केसेस भी इसमें कवर हो जाएंगे। ट्रस्ट रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपको फाइनेंस एक्ट 22 का भी याद होगा कि हमने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ट्रस्ट से रिलेटेड सभी अमेंडमेंट बनाई थी। फाइनेंस एक्ट 23 मींस की फाइनेंस बिल 2023 में जितनी अमेंडमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड प्रपोज की गई हैं इसका हम एक सेपरेट बुलेटिन वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अदर अमेंडमेंट्स सेक्शन 241A और सेक्शन 245 सबसे पहले समझते हैं सेक्शन है क्या। सेक्शन 245 एक ऐसा सेक्शन है जो प्रोसेसिंग के टाइम अगर मेरी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड किसी पुराने सालों की खड़ी भी है तो असेसिंग ऑफिसर मुझे नोटिस दे सकता है
कि 30 दिन के अंदर मैं अपनी पुरानी टैक्स आउटस्टैंडिंग डिमांड पे कुछ रिस्पॉन्स दूं। अगर वो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं होता या मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उस केस में पुरानी डिमांड्स को मेरे करंट रिफंड के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है। इसे बोलते हैं सेक्शन 245 का नोटिस। सेक्शन 241A हमें बोलता था अभी तक कि सेक्शन 241A के हिसाब से अगर कुछ भी रिफंड किसी असेसी का बनता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को रेवेन्यू के इंटरेस्ट में लगता है कि कुछ भी रिफंड उसे नहीं दिया जाना चाहिए, इसका तो रिफंड गलत है, या आईटीआर में इसने काफी सारी डिडक्शंस एग्जाम्पशन ऐसी ले रखी हैं जो इसको अलाउड ही नहीं है, सो ऐसे केस के अंदर वो अपनी अप्रूवल अथॉरिटी से अप्रूवल लेके उसका रिफंड विद होल्ड भी कर सकता है। तो यहां पे दो सिनारियो सेम प्रोविजन के हुए, एक आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को सेट ऑफ करने का, एक साथ साथ रिफंड को विद हेल्ड करने का। सो गवर्नमेंट ने बोला दो सेक्शन है, सिमिलर प्रोविजन है, सेक्शन 241A को तो गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया, सेक्शन 245 को एक नए सेक्शन 245 से सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसमें दोनों प्रोविजन दे दिए। फर्स्टली बोला गया आपको नोटिस दिया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को सेट ऑफ किया जा रहा है, अगर आप उसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी देते हैं तो नहीं सेट ऑफ की जाएगी, नहीं तो कर लिया जाएगा। बाकी जो रिफंड बचेगा, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से लगता है कि आपको रिफंड नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो हायर अथॉरिटी के अप्रूवल लेके आपके रिफंड को रोक सकता है। तो दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ है, प्रोविजन दोनों के दोनों पहले ही थे। इनकम टैक्स की मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स हम यहां तक कवर कर चुके हैं। इतनी ही मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स के अंदर आई हैं इस साल के बजट 2023 में। जीएसटी में देखते हैं, बहुत छोटी अमेंडमेंट्स है, हम फटाफट से इसको देखते हैं। जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट्स, सेक्शन 10 होता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का, जहां हमें पता है 1.5 करोड़ या 75 लाख तक कोई भी टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। अभी तक आप जब भी किसी कोई दुकानदार आपसे बात करता है कि मुझे अमेजोन पे रजिस्टर होना है, मुझे फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होना है, मुझे मीशो पे रजिस्टर होना है, सो आप उनको ये बोलते होंगे कि आपको पहले रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन वाला वहां पे रजिस्टर नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने इसे अब अमेंड किया, सेक्शन 10 को अमेंड किया और बोला जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स सप्लाई कर रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, मींस की सप्लायर सप्लाइंग थ्रू अमेजोन और फ्लिपकार्ट, अब रजिस्टर हो पाएंगे किस पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि जीएसटी लॉ में ये बोल दिया गया है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन भी स्कीम भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करने वाले लोग ले सकते हैं। इट मींस ऐसा पर्सन जो 1-to-1 डील भी कर रहा है और साथ साथ ऑनलाइन भी सेल परचेज करना चाहता है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी उस केस में चल जाएगा, आपको रेगुलर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 17(5) हमें कुछ ब्लॉक क्रेडिट की आइटम बताता है, जैसे कि गाड़ी का इनपुट आप नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस का इनपुट आप नहीं ले सकते। उसमें एक आइटम और ऐड की गई, काफी केसेस बीच में चले कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का एक्सपेंस कंपनीज करती हैं सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उससे रिलेटेड जो आईटीसी है हम क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने अब बोल दिया है कि सीएसआर से रिलेटेड एक्सपेंस पे जो आईटीसी बनता है आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। इट मींस वो ब्लॉक्ड कैटेगरी होगा, तो जितने भी सीएसआर एक्सपेंस से रिलेटेड बिल हैं आपको 100% अमाउंट को सीधा सीधा एक्सपेंस में लेके जाना पड़ेगा, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 के बारे में बताता है, 39 जीएसटीआर 3B के बारे में बताता है और सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के बारे में बताता है। इन सेक्शंस के अंदर अभी कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है कि मैं किसी पीरियड की जीएसटीआर 1, 3B या जीएसटीआर 9 कब तक फाइल कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने सेक्शन 37 यानी कि जीएसटीआर 1, 39 यानी कि जीएसटीआर 3B और 44 यानी कि एनुअल रिटर्न में ये बोला कि जिस पीरियड की वो एनुअल रिटर्न है उसकी ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर ही आप वो रिटर्न्स फाइल कर पाओगे। इट मींस सेक्शन के हिसाब से अब मैं किसी पीरियड की जीएसटीआर 1 3 साल उसकी ड्यू डेट से 3 साल तक की फाइल कर सकता हूं, 3B उसकी ड्यू डेट से ही 3 साल तक फाइल कर सकता हूं, एनुअल रिटर्न भी उसकी ड्यू डेट से 3 साल तक ही फाइल कर सकता हूं। हाँ, गवर्नमेंट अलग से कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जिसके बाद वो आगे का पीरियड भी बता सकती है। इट मींस 3 साल तक तो बाय डिफॉल्ट कर सकता हूं, लेकिन 3 साल के बाद गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस देगी, रिस्ट्रिक्शंस देगी जिसके बाद मैं फाइल कर पाऊंगा। हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शंस जैसे अपडेटेड रिटर्न में 125% और 150% का टैक्स देना होता है वैसी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। हो सकता है हमें लेट फीस देनी पड़े, हो सकता है इंटरेस्ट का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए। सो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके का नोटिफिकेशन इसके अंदर लेके आती है। शेड्यूल 3 हमें वो केसेस बताता है जिस केस में ना तो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। इट मींस शेड्यूल 3 नो सप्लाई केसेस बताता है हमें। गवर्नमेंट ने आपको याद हो लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर हाई सीज सेल को
और जब हम वेयर हाउस से अपना माल सप्लाई कर देते हैं किसी और को विदाउट क्लियरिंग इट फॉर होम कंजम्पशन, इसे भी शेड्यूल 3 का पार्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसे प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से उसका पार्ट बनाया गया था। गवर्नमेंट ने इन दोनों प्रोविजंस के लिए बोल दिया है कि अब इसे रेट्रोस्पेक्टिवली ही सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा, मींस की हाई सी सेल को भी, और जब वेयर हाउस गुड्स को हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने से पहले ही सप्लाई कर देते हैं, या फिर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हम कुछ सप्लाई करते हैं, ऐसे केसेस को सप्लाई से बाहर रखा जाएगा। और बाहर पहले भी रखा गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इसे अब रेट्रोस्पेक्टिवली बाहर रखा जाएगा, मींस की 1 जुलाई 17 से ये अमेंडमेंट लगेगी, ना कि जब ये अमेंडमेंट 1 फरवरी 19 से लाई गई थी। पहले इसे प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बनाया गया था, अब इसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बनाया जा रहा है। तो क्या जो लोग इन पे टैक्स पहले से पे कर चुके हैं उन्हें रिफंड मिलेगा? गवर्नमेंट ने स्पेशली लिखा है अपने एक्ट में कि जो लोग अभी तक इन प्रोविजंस पे टैक्स दे चुके हैं उन्हें कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। इट मींस अगर आपने कंप्लायंस नहीं की थी तो आप करना भी मत, लेकिन अगर आप कंप्लायंस कर चुके थे तो आपको रिफंड अब नहीं मिलेगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।